मैं मनमोहन मिश्रा आप सभी लोगों का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और विषय को शुरू करता हूं मोदी जी के मात्र एक शब्द जो उन्होंने संसद में दिया, पुराने संसद में। और पुराने संसद का नरेंद्र मोदी का भाषण जरूर ऐतिहासिक था। उनकी नज़र से भी, देश की नज़र से भी, हमारी नज़र से भी पुरानी संसद में दिया गया अंतिम भाषण नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक था। उसी के बारे में मैं बात करूंगा। उस पूरे वक्तव्य में नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा, जो भी बोला, उसका अर्थ कुछ और है। उसे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन शुरू में उन्होंने उस पूरे अपने वक्तव्य में उन्होंने एक शब्द कहा, रोना धोना। उन्होंने एक शब्द कहा, रोना धोना, और ये शब्द उन्होंने विपक्ष के लिए कहा। रोना धोना तो लगा ही रहेगा, या रोते धोते रहिएगा, या इस तरह उन्होंने विपक्ष को एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात थी। और उस पूरे उनके पुराने संसद में, जो कि असली संसद भवन है और बाद में भी वही संसद भवन रहेगा, मोदी जी ने वो जो बनवाया है वो तो क्या होगा आगे आपको भी समझ में आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद, 2024 के बाद। फिलहाल वो संसद के रूप में आगे नहीं प्रयोग किया जाएगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये मेरा मानना है, कहना है, प्रेडिक्शन है, या यूं कह सकते हैं कि चैलेंज भी है कि वो संसद भवन बन के नहीं रहेगा। पुराना जो संसद भवन है वही संसद भवन के रूप में आगे भी इस्तेमाल होगा। और वैसे भी पता नहीं वो कब तक टिकेगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो भी बनवाया है वो अपने गुज्जू ठेकेदारों के जरिए ही बनवाया है। कुछ करने की जहां कोशिश की है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वो उनका अपना सपना सेंट्रल विस्टा, डेफिनेटली मतलब ये संसद भवन, नया संसद भवन, ये कब ढह जाएगा, गिर जाएगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बनवाया है। और आप जानते हैं डेफिनेटली वो किसी गुज्जू ठेकेदार के जरिए ही बनवाया होगा। तो घोटाला जरूर हुआ होगा। जब घोटाला हुआ होगा तो उसकी उम्र तो आप ही समझ सकते हैं, कहां कहां कैसे कैसे गिर रहा है, आपने देखा होगा। चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे जहां भी हो, जहां भी, चाहे वो अभी जो उन्होंने बनवाया था, देखा आपने, जो G20 की बैठक के लिए बनवाया था, उसका क्या हाल हुआ। ऐसे आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जो भी बनवाते हैं, जो भी पहले तो बनवाते नहीं, नाम बदलते हैं। अगर कभी कुछ बनवाए तो उसमें किसी गुज्जू ठेकेदार यानी अपने चोर भाई को ही देते हैं ठेका, और वो डेफिनेटली चोरी करता है। चोरी करता है तो कमजोर बनता है, कमजोर बनता है तो उसकी कमजोरी बाद में सामने आ जाती है। आपने हर जगह ऐसा देखा, यहां भी यही होगा। यानी ये जो नया संसद है कब तक रहेगा टिका, ये नहीं कहा जा सकता। वो किस रूप में आगे होगा, रहेगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि वो संसद के रूप में इस्तेमाल बहुत दिनों तक नहीं होगा, कम से कम 2024 के बाद तो नहीं होगा। फिर आते हैं अपने पुराने संसद भवन पर। पुराने संसद भवन में दिया गया नरेंद्र मोदी का भाषण, जिसमें दो बातें ही पूरी तरह से संकल्पित थी, अस्पष्ट थी, या जो भी आप कह सकते हैं। एक तो उनका बोला गया तंज,
विपक्ष के लिए कि विपक्ष रोता धोता रहता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ये तंज बोल करके अपने बारे में ही चित्रण किया है, रोने और धोने, रोने और धोने, ये दोनों काम नरेंद्र मोदी ने बखूबी किया है, बार बार किया है, हर बार किया है। और जब भी उनकी टांग फंसी है उसको निकालने के लिए तो उन्होंने रोने और धोने दोनों का काम किया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उदाहरण भी बता देंगे आपको। फिलहाल तो एक मुख्य बात उसमें से निकल के आई उनका ये डायलॉग कि रोना धोना तो लगा रहता है। भाई ठीक है, आप रोते धोते रहिए, बाद में रोते धोते रहना, या इस तरह की बात, वही एक शब्द। दूसरा जो उन्होंने पूरे अपने भाषण को अगर खुद नरेंद्र मोदी सुने या पूरा देश सुना या जो भी सुना, आप एनालिसिस कर लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आप सोचेंगे नेहरू की प्रशंसा की, पुराने लोगों को याद किया, ये किया वो किया, जो भी किया उसका कोई अर्थ कोई मतलब नहीं था। अगर कोई मतलब था, कोई अर्थ था तो बस इतना कि मुझे यारों माफ करना, मैं नशे में हूं। नरेंद्र मोदी के लिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के उस भाषण का पूरा अर्थ अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं। नरेंद्र मोदी एकदम से नशे में थे। किस बात का नशा था? नरेंद्र मोदी उस नशे में, जिस नशे के बल पर अब तक वो अराजकता करते रहे, देश पर थोपते रहे, लूटते रहे, देश को बर्बाद करते रहे, बेचते रहे, जो भी मन में आया नरेंद्र मोदी करते रहे, उसका नशा था, वो उतर रहा था। तो उनका नशा जब उतर रहा था, उस उतरते हुए नशे के टाइम पे जो बातें उन्होंने संसद में कही, वही उनकी असली सोच, उनकी असलियत है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया, इसलिए कहा, हे भाइयों, हे बहनों, हे मित्रों, वैसे ये सब तो नहीं कहते, वो कहते हैं मित्रों, तो हे मित्रों, अब मैं जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया है। अब मैं ना तो इस भवन में रह पाऊंगा, ना अगला जो बनवाया उसमें रह पाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, मेरी विदाई तय है, मैं अपनी विदाई को जानता हूं। इसलिए ये आज का भाषण उसी अपनी विदाई को समर्पित है। नरेंद्र मोदी ने उस दिन पुराने संसद भवन में जितनी भी बातें कही, उसका सीधा अर्थ था कि यारों मुझको माफ करना, कहा सुना माफ करना, भूल चूक माफ करना, लूट खसोट माफ करना, महंगाई गरीबी माफ करना, तानाशाही माफ करना, जो भी मैंने किया है, दुष्कर्म, कुकर्म, बुरा कर्म, वो माफ करना। वो एक माफीनामा भाषण था नरेंद्र मोदी का। और मैं नहीं समझता कि शायद वो उस दिन टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे थे, वैसे तो बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे थे। ये बातें शायद उनको किसी ने लिखकर, पॉइंट जो झूठी प्रशंसाएं लोगों की कर रहे थे या जो ड्रामा कर रहे थे वो भले था, लेकिन जो उद्गार था, जो उनका नशा उतरने के बाद उनकी बात थी, जो हकीकत उनके सामने आने की बात थी, जो वो समझ चुके हैं कि उनका अब राजनीतिक अंत आ चुका है, राजनीति से उनकी विदाई हो चुकी है, तो उस विदाई भाषण में नरेंद्र मोदी अपने आप को एक मासूम सा राजनीतिज्ञ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी उनकी मगरमच्छी चाल थी, ये भी उनकी चाल थी। वो इतने सीधे साधे हैं नहीं, बस कोशिश कर रहे थे कि हमारी पार्टी वाले भी हम पर दया करें,
वो कोशिश कर रहे थे कि हमारी इस बातों से पिघल करके आरएसएस वाले हम पर दया करें, आरएसएस हम पर दया करें, मोहन भागवत दया करें, नितिन गडकरी दया करें, भारतीय जनता पार्टी वाले दया करें, हमको बख्श दें, हमारी गलतियों को माफ कर दें। विपक्ष से वो कोई माफी वाफी नहीं मांग रहे थे। हाँ, ये जरूर कबूल रहे थे कि मेरा समय आ गया है, झोला उठाने का समय आ गया है। उनके पूरे भाषण को सुन लीजिए आप, और पूरे भाषण का अगर कोई एक टैलेंटेड रिसर्चर कोई अगर उसका एनालिसिस करेगा, कुछ शब्दों में उसका बयान करने की कोशिश करेगा, तो मूल उसका मतलब यही था कि नरेंद्र मोदी अपनी ही विदाई भाषण पुराने संसद में दे रहे थे, और वो मान चुके हैं कि उनकी विदाई तय है। वो मान चुके हैं कि राहुल गांधी 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो मान चुके हैं, वो तय कर चुके हैं कि वो कैसे जाएंगे, वो तय कर चुके हैं कि आगे जाने का रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, कैसे वो अपने आप को बचाएंगे, कैसे वो अपने आप को अब तक की विलनगिरी जो करते रहे, अब तक का जो उनका क्रूर चेहरा देश के सामने आया, उस पर थोड़ा पर्दा पड़ जाए। उनकी कोशिश उस भाषण की, अगर मैं दो शब्दों में कहूं, पूरे भाषण की कोशिश अगर उनकी थी तो बस इतनी सी कि हे भाई, अब तो मैं जा रहा हूं, जाते समय मेरे झोले की तलाशी मत लेना, वरना बुढ़ौती रद्द हो जाएगी। मेरे झोले की तलाशी ली गई तो उसमें एक अडानी नहीं, कई अडानी निकलेंगे। मैं इतने बड़े पाप को ढो रहा हूं, इतने बड़े पाप में पकड़ा जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो मेरी बुढ़ाई रद्द मत करना, मेरे इस अंतिम भाषण को सुनकर मुझ पर दया करना, मुझे झोला उठाकर जाने देना। मैं जहां जाऊंगा, अपने ललित भाई के पास, अपने नीरव भाई के पास, अपने मेहुल भाई के पास मुझे जाने देना, मुझे शांति से वहां रहने देना। उस भाषण का अंतिम लबोलुआब बस इतना सा ही था। रोना धोना तो उन्होंने विपक्ष के लिए कहा, लेकिन सच तो यह है, आप भी जानते हैं कि मैं नहीं समझता कि अब तक तो दसियों बार रो चुके हैं। जब भी अपने कर्मों में फंस जाते हैं, जब भी अपने दुष्कर्मों में, अपने कुनीतियों में, अपने अनैतिक निर्णयों में फंस जाते हैं, उस समय वो रोते हैं और धोते भी हैं। धोते क्या है? अब रोते हैं, आपने कई बार देखा होगा, संसद में रोए, नोटबंदी पर रोए, यहां रोए, वहां रोए, खुशी के दिन में भी रोए, गम के दिन में भी रोए। हाँ, किसी के मरने पर कभी नहीं रोते। इतने लाखों लोग मर गए, खुद ही कह रहे थे कि पूरा 140 करोड़ मर जाते देश वाले कोरोना में, हमने बचा लिया। शायद सोशल मीडिया से मैं बोल रहा हूं, इसकी सत्यता में प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन कहीं उन्होंने बोला, जिसकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। तो मरने पर किसी के वो नहीं रोते, किसी को जलाने पर नहीं रोते, किसी को बारूद से उड़ाने पर नहीं रोते, किसी को गोली लगकर मर जाने पर नहीं, किसी के शहीद होने पर नहीं रोते, किसी शहीद पर नहीं रोते। किसी शहीद पर तो वो एक ट्वीट नहीं करते। रोएंगे कहां से? रोते हैं जब फंसते हैं, और जब जब फंसे हैं तब तब रोए हैं, और धोते भी हैं। धोते कैसे हैं? धोते का उदाहरण अगर दे दूं, अपनी हर बात, 3 किसान पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाए, उसको धोए, नोटबंदी किए, उसको धोए, जीएसटी किए, उसको धोए, नारे लगवाए, उसको धोए, 15-20 लाख दे रहे थे, उसको धोए। दिन रात तो झूठ बोलते हैं यार, हर बार तो धोते हैं।
मोदी जी सच कब बोलते हैं? मुझे तो याद ही नहीं, मैं ढूंढ ही नहीं पाया, आज तक मैंने ढूंढ नहीं पाया कि मोदी जी कभी सच भी बोले राजनीतिक जीवन में। कोई पूरे राजनीतिज्ञों को मेरा चैलेंज है, मुझे एक वाकया ऐसा बता दो कि नरेंद्र मोदी सच बोले होंगे। वो कसम खा करके पैदा हुए हैं कि वो सच बोलेंगे ही नहीं, झूठ के अलावा। गीता की कसम खाकर कहता हूं, झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। यही कर्म है नरेंद्र मोदी का। तो धोते, जब झूठ बोलेगा आदमी तो धोना तो पड़ेगा, धोते ही रहते हैं। किसान बिल पर धोए ना, 13 महीने 700 लोगों की जान लेने के बाद धोए ना। तो धोते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं। दोनों काम नरेंद्र मोदी खुद ही करते हैं। व्यंग तो भले ही उन्होंने विपक्ष पर बोला था, लेकिन सच वो उनके अपने पर ही था। बाद में उन्हें एहसास हुआ, बाद में उन्होंने रोने धोने के बाद जो व्याख्या की, उसमें भी उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं हूं। हे देशवासियों, मुझे माफ करना, मुझे झोला लेकर भागने दो, जाने दो। मेरे झोले की तलाशी मत लेना, वरना न जाने कितने अडानी निकलेंगे। मेरी जिंदगी जाकर कहां खत्म होगी कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। उसी से मुझे डर लगता है। इसीलिए हे भारतवासियों, हे देशवासियों, शांति से मुझे जाने दो, झोला उठाकर भागने दो। यानी नरेंद्र मोदी अपने पुराने संसद में जो भाषण दिया, उसका सार क्या कहेंगे उसको, उसका अर्थ बस इतना ही था कि यारों मुझको माफ करो, मैं अब तक नशे में था।